ऐसी स्थिति में सरकार लगातार यही कहती जा रही है कि पैनिक मत फैलाओ, घबराहट मत फैलाओ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और जो इस तरह की खबरें देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, उनके अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। तो ये जो भी अभी तक इन्होंने चक्रव्यूह रचा था, छूट का मकड़ जाल जो रचा था, ये सरकार ने जो मकड़ जाल बुना था, वो मकड़ जाल जो है वो साफ हो रहा है। और अब जो पहले धुंधली चीजें नजर आ रही थी, अब वो स्पष्ट नजर आ रही है। और स्पष्ट जब मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे देश का रुपया जो है 80 से 95 की तरफ बढ़ चला है। पेट्रोलियम पदार्थों की, गैस की, डीजल की, पेट्रोल की सप्लाई नहीं है, युद्ध की वजह से सब कुछ रुक गया है। होर्मुज के ऊपर सब चीजें अटकी हुई हैं। कई कई दिन में एक आध जहाज वहां से निकलता है, अखबारों में उसकी खबरें छपाई जाती हैं कि वो जहाज वहां से चल पड़ा, 2 जहाज अगले हफ्ते चलेंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह से यही है कि आपको तेज बुखार चढ़ा हुआ है तो पैरासिटामोल दी जाती है आपको। दूसरी चीज जो इनके खिलाफ जा रही है, जो मैं बोला जितनी चीजें खिलाफ जा सकती है वो सब जा रही है, वो ये कि मोदी जी दुनिया भर में घूम घूम के उनके सारे जितने भक्त लोग बोलते थे मोदी जी पूरे विश्व से पैसा इंडिया में ला रहे हैं, पूरा फॉरेन का पैसा जो इंडिया में ला रहे हैं, एफआईआई एफडीआई भर भर के हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा भीतरी इलाके में जाते हैं, देहात वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे पेट्रोल और डीजल को लेकर बहुत बड़ा संकट है। अगर कोई व्यक्ति अपनी कार लेकर पेट्रोल पंप पर जाता है, एक तो भीड़ मिलेगी उसे, लाइन मिलेगी उसे, और जब कहेगा हमारा टैंक भर दो पेट्रोल टैंक का, तो वो पेट्रोल पंप वाला पूछेगा क्या बेचनी है क्या? क्योंकि ये बड़ी गलत समय में आ गए थे। इनको लगा कि वाकई में इनको जो सब्ज बाग दिखाए गए थे कि भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, ये ग्रोथ है, 8% ग्रो हो रहा है, फलाना है ठिकाना है। जब 2-3 साल वो रहे तो उनको समझ में आया कि भाई ये तो सिर्फ जो है ये ढोल के, ये क्या बोलते हैं, मतलब ये सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं हमको। घरों में काम करने वाली बाइयां हैं, वो सब जो आती हैं तो बताती हैं कि वो 2,500 बड़ी मुश्किल से उनको 2,500 रुपए का, जो सिलेंडर 800 रुपए का मिलता था खाना पकाने की गैस का, वो 2,500 रुपए का मिल रहा है। सर देखिए, मैं तो आपको अपना किस्सा बता रहा हूँ। 14 दिन मेरे घर में गैस नहीं थी, सिलेंडर नहीं थी, और ये बताते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि एक सिलेंडर के लिए मुझे मेरे एरिया के विधायक से फोन करवाना पड़ा। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आप बताइए, सिलेंडर जैसी छोटी चीज के लिए जब उन्होंने फोन किया, उनके फोन करने के 2 दिन बाद आए। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था की, समस्याएं तो बहुत सी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि रुपया डॉलर के मुकाबले बुरी तरह टूट रहा है। हालत बहुत खराब है। स्थिति यह है कि भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक से कहना पड़ा है कि भाई कुछ कीजिए। आपने जो तमाम विदेशी मुद्रा भंडार बना रखा है, इस विदेशी मुद्रा भंडार का क्या करेंगे आप? आप कहते हैं बुरे दिनों के लिए है, तो बुरे दिन आ चुके हैं। भारतीय मुद्रा को बचाइए। राजीव जी, आपकी निगाहें तो इस प्रकार के घटनाक्रम पर रहती हैं, तो आप जरा इसके ऊपर रोशनी डालें कि सब क्या हो रहा है। सर धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, जो एसबीआई की रिपोर्ट का आपने वर्णन किया और जो उन्होंने कहा है कि भाई $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो आप जो है अभी करेंसी मार्केट में जो है दखल दीजिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस तरीके की बातें क्यों एसबीआई कह रहा है। क्या इनको पता नहीं है क्या कि ऑलरेडी $100 बिलियन का जो है वो फॉरेन मार्केट में, फ्यूचर्स मार्केट में ऑलरेडी डॉलर शॉर्ट करके आगे बैठा हुआ है। तो ये क्या है, इन्होंने खुद ही ये ऑप्टिक्स गढ़ने के लिए ये डॉलर शॉर्ट करके क्या मतलब होता है इसका? ये तकनीकी भाषा लोगों की समझ में आ जाए। जी देखिए, होता ये है कि अमूमन जो है, जैसे मान लीजिए इंडिया में जो भी रुपया के मुकाबले डॉलर चल रहा रहता है, ठीक है, तो अमूमन जो है इंडिया में सस्ता थोड़ा रहता है, और ऑफशोर मार्केट यानी सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, वहां थोड़ा महंगा रहता है। तो करते क्या है ये लोग कि भी यहाँ पे खरीद के वहां बेच देते हैं, यानी बाहर के मार्केट में बेचते। शॉर्ट करना का अर्थ हुआ बाहर बेचना, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है आरबीआई लगभग $80 बिलियन से $100 बिलियन का डॉलर शॉर्ट करके बैठा है। तो वो तो हमारा तो ऑब्लिगेशन है ना। आप उसको, वो तो हमारे, मतलब भाई आप कोई भी चीज शॉर्ट कर रहे हो तो आज नहीं तो कल आप उसको जो है आपको खरीदना होगा। हाँ, खरीदना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन। तो वो तो ऑलरेडी आपकी एक ऑब्लिगेशन, एक लायबिलिटी खड़ी है। तो आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि $700 बिलियन का फॉरेक्स है? पहले तो इसको माइनस कीजिए, फिर फॉरेक्स से आप माइनस कीजिए। भाई फॉरेक्स में सिर्फ डॉलर ही नहीं है ना, गोल्ड भी तो है। अब आप ये कहां बता रहे हो कि $155 बिलियन का जो है लगभग $150 बिलियन का तो गोल्ड है अपने हमारे फॉरेक्स रिजर्व में, ठीक है। तो आपके पास में 555 जो है वो बिलियन डॉलर जो है वो ही सिर्फ फॉरेन करेंसी एसेट है। मैंने पिछले भी अपने वीडियो में बताया था कि 3 भाग रहते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा गोल्ड, और तीसरा आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट। ये तीनों मिलकर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाते हैं। तो जो काम की चीज है वो है फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट कोई आपका $700 बिलियन का नहीं है, ये तो पहली बात गलत है। उसमें गोल्ड क्या आ जा रहा है, आईएमएफ का स्पेशल ड्राइंग राइट आ जा रहा है। अब ये जो $555 बिलियन का जो आपके पास में फॉरेन करेंसी एसेट है, इसमें भी $100 बिलियन तो आप शॉर्ट मार के बैठे हो पहली फ्यूचर्स मार्केट में।
तो आपके पास फिर बचा क्या? तो ये पता नहीं क्या एसबीआई रिपोर्ट लाया है और मीडिया भी इसको चला रहा है विदाउट मतलब उस चीज को इंटरप्रेट किए हुए। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में कहीं है ही नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई बता ही नहीं रहा। तो आपका अगर मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई तो क्या आप सबसे पहला काम करते हो कि आप घर का सोना के बेचने लगते हो क्या? तो ये क्या बोलना चाह रहा है एसबीआई कि भाई अभी डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, तो जो 150-155 बिलियन डॉलर का गोल्ड है ये जाके क्या बेचना चालू कर दो इंटरनेशनल मार्केट में? भाई गोल्ड को लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, आखिरी उपाय जो है वो होना चाहिए कि आप घर का गोल्ड जो है या देश का सोना जो है बेचने जाओ। अभी तो वैसे गोल्ड भी नीचे गिर गया है, गोल्ड बेचने का तो समय नहीं है। जब 5,000 डॉलर के ऊपर चल रहा था तब तो बेचे नहीं आपने। अब जो है गोल्ड भी गिरा। गोल्ड इसीलिए गिरा है क्योंकि बहुत सारे देशों ने सेम यही काम किया, वहां के सेंट्रल बैंक्स ने उठा के गोल्ड सेल करना चालू किया। जो आपने पिछले वीडियो में मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि गोल्ड क्यों गिर रहा है, गोल्ड नहीं गिरना चाहिए कायदे से। वॉर और इन्फ्लेशन जो है दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड इसी टाइम में बढ़ता है, बट गोल्ड की जो कीमतें गिरी हैं पिछले कुछ दिनों में उसका मेन कारण ये है कि जैसे एसबीआई आरबीआई को सलाह दे रहा है वैसे ही हर जगह, हालांकि एसबीआई ने लिखा नहीं है ये चीज कि आप गोल्ड सेल कीजिए, बट जो मुझे बात समझ में आ रही है मैं ये तो बिल्कुल जो विद्वान लोग बैठे हुए करेंसी डेस्क पे, रिसर्च डेस्क पे, उनको ये पता नहीं है कि भाई 100 बिलियन डॉलर का जो है वो फाउंडेशन आरबीआई लेके बैठा है। ठीक है, तो ये तो मैं मान सकता। तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली उन्होंने यही हिंट दिया कि आप सोने को बेचिए। पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये समय है क्या सोने को बेचने का? अभी तो शुरुआत हुई है जंग की। ये जंग अगर और एक साल खिंच गया तब तो हम एकदम, आप समझ लीजिए कि भारत तो एकदम बेपर्दा कर दिया जाएगा। मतलब जिस हिसाब से रुपया गिर रहा है ना, तो मतलब बहुत ही बुरी स्थिति हमारी होगी। ठीक है, तो ये भी शुरुआत है। शुरुआत में आप गोल्ड बेचना शुरू कर दोगे तो इससे पूरे दुनिया के सामने जो है वो एक सिग्नल जाएगा कि भारत जो है वो पैनिक हो गया है। ऑलरेडी आरबीआई ने सिग्नल दे दिया है कि हम पैनिक हो गए हैं। ठीक है, और उसमें और ये आग में घी डालने का काम करेगा। जब एक बार आपने सिग्नल दे दिया, आप अपने पत्ते जो है आपने खोल दिए, तो फिर जितने भी दुनिया भर में शॉर्ट पोजीशंस का फायदा उठाने वाले ये जो वल्चर फंड्स रहते हैं, हेज फंड्स जो रहते हैं, ये सब के सब इंडिया की रुपी के ऊपर में टूट पड़ेंगे। और 1997 में जिस तरीके से साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का आसियान नेशंस का आप याद कीजिए, थाईलैंड का बात हो गया, मलेशिया का रिंगिट हो गया, इंडोनेशिया का रुपया हो गया, हांगकांग डॉलर हो गया, साउथ कोरिया का वॉन हो गया, ये सारी करेंसीज की पिटाई हुई थी। वियतनाम का डोंग हो गया, DONG डोंग, ये सारी करेंसीज को पीटा गया क्योंकि उन सारे देशों ने जो है वो अपनी दिखा दी थी कि हम वल्नरेबल हैं। वहां के सेंट्रल बैंक्स ने इशारा कर दिया था कि भाई हमारी करेंसी वीक हो रही तो हम घबरा रहे हैं, हम वल्नरेबल हैं। तो उसके बाद में स्थिति हुई थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि भारत वो स्थिति में जाएगा या वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी, पर कहने का अर्थ है कि आप अपने पत्ते क्यों खोल रहे हो भाई? इस तरीके की चीज, आप ऑलरेडी 100 बिलियन डॉलर नेट शॉर्ट हो आज की डेट में, आप शॉर्ट में हो ओवरसीज मार्केट में। ऊपर से आपने ये कभी नियम ला दिया कि भाई 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा का जो है कोई भी बैंक जो है ओवरनाइट पोजीशन अपनी खोल के नहीं रखेंगे। तो इससे क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारा आरबीआई पैनिक मोड में आ गया है। और जो वहां पे एसबीआई, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मूर्ख है, पर मैं ये कहूंगा कि जो वो बातें कर रहे हैं सारी बातें जो है वो खोल के नहीं बता रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि भाई फॉरेन करेंसी एसेट जो है वो हमारा काफी कम हो गया है, आरबीआई की पोजीशन शॉर्ट है। और वो ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई आप क्या एक्चुअल में सेल करने की बात करो जिससे रुपी स्टेबल हो, आप बोल ही नहीं रहे हो। तो जो इंडिकेशन जा रहा है वो यही जा रहा है कि शायद एसबीआई में बैठे विद्वान जो है वो आरबीआई को एक इशारा कर रहे हैं कि आपके पास में जो 150 बिलियन डॉलर का सोना है जो आपके खजाने में, इसको बेचना चालू करो। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी बहुत गलत होगी। जी सर, तो आपका मानना यह है कि जो स्टेट बैंक ने जो राय दी है, इस राय से तो रुपया और भी ज्यादा मुश्किलों में फंसेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे ये 6 अप्रैल का अल्टीमेटम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को, अगर 6 अप्रैल के बाद ये युद्ध जो है और तीव्र हो जाता है, तो आप ये समझिए कि 97 तो मतलब डॉलर के मुकाबले रुपया आने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया तो 100 भी हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अंदाजा है, मेरा अपना कैलकुलेशन। देखिए आप इस बात को समझिए अभय जी कि जितनी भी चीजें अभी जितनी भी चीजें विश्व में हो रही है वो सारी चीजें भारत के खिलाफ जा रही है। अब आप पूछोगे क्या, तो सबसे पहला तो तेल के दाम जो हैं वो $100 पर बैरल क्रॉस कर गए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 11 साल में जब से मोदी जी आए थे तब से, अगर 2022 का मैं अपवाद निकाल दूं जिस साल में रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, तो कोई भी साल ले लीजिए 2014 से लेकर अभी तक, एक बार भी डॉलर अपना ऑयल जो है वो $100 पर बैरल के ऊपर नहीं रहा है। ऑन एन एवरेज $65-70 मैक्सिमम यहीं पे रहा है। तो मोदी जी के ऊपर में भगवान का आशीर्वाद था
ब्लेस थे कि ये जो है ऑयल जो है हमारा ऊपर नहीं गया, ठीक है, ऑयल नीचे रहा, जिसके कारण ये बचे रहे। उन्होंने पूरी हवाई रची कि भाई मैं ये विकास कर रहा हूँ, वो विकास कर रहा हूँ। आप यदि याद कीजिए 2011 से लेके 2013 तक ऑयल जो है 3 साल मनमोहन सिंह के जो शासन के जो लास्ट के 3 साल थे, तीनों साल $110 पर बैरल के आसपास में ऑयल था। आप सोचिए कैसे मुश्किलात में उस शख्स ने इस देश को चलाया था, और आज एक बार गया है 100 के नीचे, और आप देखें कि हालत कैसी खराब हुई है। और अभी तो ये शुरुआत है। तो हमारे एक्सटर्नल सेक्टर पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक्सटर्नल सेक्टर यानी करंट अकाउंट बैलेंस, ट्रेड बैलेंस, ये सब जो है इसको एक्सटर्नल सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। रुपये को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ये सिर्फ हवाई गढ़ी इन्होंने। और इन्होंने ये जितने प्लान किए, मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, ये बताने के लिए कि भाई हम देखो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अरे आप यदि ये बोल रहे हो कि एप्पल कंप्यूटर्स बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, तो वो रुपये में क्यों नहीं नजर आ रहा? रुपया जो है देश की करेंसी जो है वो तो गिरी रही है। तो आप जो ये बोल रहे हो कि हमने ये सब स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया करके एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ध्यान दिया, पिछले 5-6 साल पे तो यही चीजें बोल के इन्होंने फुटेज खाई है मीडिया में। अब ये काम बनता है मीडिया का पूछने का कि भाई आपने जो इतनी स्टैंड अप इंडिया और ये सब किया, मेक इन इंडिया, वो सब करने के बाद भी हमारा रुपया क्यों गिर रहा है? आप ये समझो, मनमोहन सिंह के 3 साल आप हमको ये दिख रहा है कि ये 1 साल या 6 महीने के अंदर में रुपया उससे ज्यादा तीव्रता के साथ डिप्रिशिएट हो रहा है। 80 से 95 के आसपास में आ गया। आप सोचें यदि 1 साल 1.25 साल का यदि आप टाइम पीरियड देखें तो हमारा 80, 81 से 82 से 95, 96 के आसपास में जो है वो आने के पूरा कगार दिख रहा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी ये बातें कर रहे थे, ये हवाई किले बना रहे थे, ये सिर्फ जो है ये बोल रहे थे कि भारत बहुत विकास में तेजी से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, पर किसी भी देश का इकोनॉमिक पिक्चर कितना साफ सुथरा है, कितना मजबूत है, वो उस देश की करेंसी में जो है वो परिलक्षित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, नजर आता है। और हमको ये नजर आ रहा है रुपये में कि हमारी एक्सपोर्ट हो गया या मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये कहां पे है। तो कहने का अर्थ ये है कि इनके ऊपर में ऑयल के कारण जो था, ऑयल का आशीर्वाद था कि ऑयल के प्राइसेस ऊपर नहीं थे, इसीलिए 11 साल जो है हमने देखा कि बहुत मजे से इन्होंने शासन किया। अब जो है पहली बार इनके टाइम में, मोदी जी के कार्यकाल में ऑयल बढ़ना शुरू हुआ है, और उसमें हमें नजर आ गया कि इनकी हालत जो है वो टाइट हो गई, हालत खराब हो गई। दूसरी चीज जो इनके खिलाफ जा रही है, जो मैं बोला जितनी चीजें खिलाफ जा सकती है वो सब जा रही है, वो ये कि मोदी जी दुनिया भर में घूम घूम के उनके सारे जितने भक्त लोग बोलते थे मोदी जी पूरे विश्व से पैसा इंडिया में ला रहे हैं, पूरा फॉरेन का पैसा जो इंडिया में ला रहे हैं, FIIs FDI भर भर के हो रहा है। अब समझ में आ गया 1 साल में कि ये जितने FIIs हैं ये छोड़ के भारत को भाग रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी गलत समय में आ गए थे। इनको लगा कि वाकई में इनको जो सब्ज बाग दिखाए गए थे कि भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, ये ग्रोथ है, 8% से ग्रो हो रहा है, फलाना है, ठिकाना है। जब 2-3 साल वो रहे तो उनको समझ में आया कि भाई ये तो सिर्फ जो है ये ढोल के, ये क्या बोलते हैं, मतलब ये सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं हमको। आप देखिए 1.5-2 साल में अर्निंग ग्रोथ कंपनीज की उस रफ्तार से हुई नहीं है जिस रफ्तार से इनके शेयर प्राइसेस भागे। इसीलिए ये सारे FIIs इंडिया में शेयर्स बेच के इंडिया के बाहर भाग रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो 1 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ मेरे ख्याल से मार्च के महीने में ही इन्होंने सेल कर दिया है। तो कहने का अर्थ ये है कि FIIs पैसा बाहर निकाल रहे हैं, तेल के दाम ऊंचे जा रहे हैं, और जो ये तीसरा जो इनके सबसे बड़े जो सपोर्टर हुआ करते थे भारत के बाहर रहने वाले लोग, वो लोग भी अब साथ नहीं दे रहे, उधर से पैसा आ नहीं रहा इंडिया में, तो रुपया और नीचे गिरता चला जा रहा है। तो ये जो भी अभी तक इन्होंने चक्रव्यूह रचा था, छूट का मकड़ जाल जो रचा था, इस सरकार ने जो मकड़ जाल बुना था, वो मकड़ जाल जो है वो साफ हो रहा है। और अब जो पहले धुंधली चीजें नजर आ रही थी अब वो स्पष्ट नजर आ रही है, और स्पष्ट जब मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे देश का रुपया जो है 80 से 95 की तरफ बढ़ चला है। जी अभी तो इसका मतलब यह है कि ये लोग सब गुलाबी तस्वीर बनाते रहे, हवाई बातें करते रहे, और रुपया लगातार गिरता रहा, 80 से गिरते गिरते वो 95 पर आ गया। अच्छा, अब दूसरी एक तो ये पक्ष है जिसमें मोदी सरकार की पूरी नाकामी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, और जो स्टेट बैंक की, रिजर्व बैंक से अपील है, अगर उस पर रिजर्व बैंक ने अमल करना शुरू कर दिया तो दुर्गति और भी हो जाएगी, ये आपका कहना है। अब आते हैं इस अर्थव्यवस्था के जो मौजूदा हालात है इससे जुड़े हुए दूसरे पहलू के ऊपर। देश में ऊर्जा की जो कमी है, पेट्रोलियम पदार्थों की, गैस की, डीजल की, पेट्रोल की सप्लाई नहीं है, युद्ध की वजह से सब कुछ रुक गया है, होर्मुज के ऊपर सब चीज़ें अटकी हुई हैं, कई दिन में एक आध जहाज वहाँ से निकलता है, अखबारों में उसकी खबरें छपाई जाती हैं कि वो जहाज वहाँ से चल पड़ा, 2 जहाज अगले हफ्ते चलेंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह से यही है कि आपको तेज बुखार चढ़ा हुआ है तो पैरासीटामोल दी जाती है आपको, ताकि थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाए।
तो ये खबरें जो है पैरासिटामोल की तरह इस्तेमाल की जा रही हैं मीडिया के जरिए, सरकार के जरिए, और मीडिया सरकार के प्रति कृतज्ञ रहता है हमेशा, तो वो इन खबरों को उसी तरीके से छापता है, सुनाता है। लेकिन यहाँ तो स्थिति यह है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ या दिल्ली से सटे हुए इलाके में रहता हूँ, यहाँ तो देखने में ऐसा लगता नहीं है कि कोई बड़ा भारी संकट है, कम से कम पेट्रोल और डीजल को लेकर। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा भीतरी इलाके में जाते हैं, देहात वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे पेट्रोल और डीजल को लेकर बहुत बड़ा संकट है। अगर कोई व्यक्ति अपनी कार लेकर पेट्रोल पंप पर जाता है, एक तो भीड़ मिलेगी उसे, लाइन मिलेगी उसे, और जब कहेगा हमारा टैंक भर दो पेट्रोल टैंक का, तो वो पेट्रोल पंप वाला पूछेगा क्या बेचनी है क्या? हाँ, मतलब अगर आप पेट्रोल का टैंक भरवाएंगे तो आप पे शक किया जाएगा कि आप पेट्रोल बेचने के लिए सब कर रहे हैं। उसमें 10-20 लीटर आप ब्लैक करेंगे उसमें से निकाल के। मतलब ये इस प्रकार के हालात हैं। फिर जैसे घरों में काम करने वाली बाइयां हैं, वो सब जो आती हैं तो बताती हैं कि वो ढाई बड़ी मुश्किल से उनको 2,500 रुपए का, जो सिलेंडर 800 रुपए का मिलता था खाना पकाने की गैस का, वो 2,500 रुपए का मिल रहा है। तो काफी उनके अंदर उदासी है। बहुतों को मिल भी नहीं रहा है सिलेंडर। जो बच्चे पीजी में रहते थे, दिल्ली में पढ़ने वाले बहुत से बच्चे पीजी में रहते हैं, तो वो जो अपने यहाँ थोड़ा सा एक छोटा वाला सिलेंडर लाकर खाना आना बना लेते थे, अपना नाश्ता वगैरह बना लेते थे, तो वो छोटा वाला सिलेंडर भी मिलना बंद हो गया है पूरी तरीके से। इंडस्ट्रियल सप्लाई थी गैस की, चाहे वो पीएनजी हो, चाहे प्रोपेन, मतलब कुछ भी हो, वो सारा का सारा ठप है पूरी तरीके से। उसकी वजह से बड़े पैमाने पर दिल्ली के इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रियल हब थे वो बंद होते जा रहे हैं। रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। गुजरात के मोरबी में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की मेरा मानना है कि हालत होगी। आप तो वहीं बैठे हुए हैं नागपुर में, और मैं दिल्ली बैठा हुआ हूँ। दिल्ली के आसपास सोनीपत और हिसार, पानीपत, इस फरीदाबाद, ये सब जो औद्योगिक इलाके थे, इन औद्योगिक इलाकों में की बत्ती इस वक्त बुझी हुई है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में सरकार लगातार यही कहती जा रही है कि पैनिक मत फैलाओ, घबराहट मत फैलाओ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और जो इस तरह की खबरें देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, उनके अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। सर देखिए, मैं तो आपको अपना किस्सा बता रहा हूँ। 14 दिन मेरे घर में गैस नहीं थी, सिलेंडर नहीं थी, और ये बताते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि एक सिलेंडर के लिए मुझे मेरे एरिया के विधायक से फोन करवाना पड़ा। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आप बताइए, सिलेंडर जैसी छोटी चीज के लिए जब उन्होंने फोन किया, उनके फोन करने के 2 दिन बाद आए। ये नागपुर की हालत है। नागपुर की हालत है, ये नागपुर की हालत है। आपको बता, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा विदर्भ का एक सबसे बड़ा शहर है। मतलब ये सेकंड कैपिटल कहा जाता है ठंडी का। जो शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में होता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी। हाँ, अब आप सोचिए, इस एरिया के भाऊ जो नितिन गडकरी के खिलाफ खड़े हुए थे, विकास ठाकरे जी, बड़े अच्छे मित्र मेरे, उनको मैंने बड़े लज्जित होकर फोन करके बोला कि मेरे घर में सिलेंडर नहीं है भाऊ, कुछ करो, 14 दिन से नहीं है सिलेंडर। तब जाके सिलेंडर आया। तो अब हर कोई मेरे जैसा आमदार खासदार से फोन नहीं करवा सकता ना। तो स्थिति तो बहुत बुरी है, इसमें कोई ये नहीं है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कि 12-14 दिन गैस नहीं है। सब्जियां, मतलब आप सोचो, फल फ्रूट खा रहे, कंदमूल खा के जो है ऐसा लगने लगा था कि वो आदिम आने वाले युग में चले गए, ठीक है। तो जब बीवी ने बहुत चिल्ला लिया, उसके बाद जाके मैंने ये कैसे भी अरेंज किया। पर कहने का अर्थ ये है कि ये स्थिति हर घर की हो रही है, ठीक है, और हर घर में पति बहुत डांट खा रहे हैं अपनी बीवियों से कि तुम घर पे ध्यान नहीं दे दो। तो ये एक्चुअल में सरकार की गलती है। और अब जो है ये IOC, HPCL, BPCL, ये सारी कंपनीज एक्सपोज हो रही है। ONGC जो है, अब न्यूज में रोज आर्टिकल आ रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम, बिजनेस स्टैंडर्ड में, ONGC तेल की जो है वो यहाँ खोदने वाला है, ऑयल इंडिया ये करने वाला है, यानी आग लगी और गड्ढा अभी खोद रहे हैं लोग। ये सब एक्सपोज हो गए कि पिछले 11 साल से ये जो है ना, ये कुंभकर्ण नींद ले रहे थे। अब जब देश में आग लगी है, तब ये लोग जो है ये गड्ढा खोद के पानी निकालने में, जो है कुआं खोदने में अभी लगे हुए हैं लोग। तो कहने का अर्थ है कि स्थिति जो है, देखिए, ये चीज समझना चाहिए। इसी को गवर्नेंस बोलते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया। आपके पास में आपने एक तो पहले पूरे देश को जो है LPG पे आधारित कर दिया। कौन सी सुगला योजना, कौन सी पता नहीं योजनाएं लाए, जो पहले गांव में औरतें एक अपने पास में रखती थी दूसरा ऑप्शन ना, चूल्हा ये सब करने का, वो आपने पहले खत्म कर दिया, ये बोल के पोल्यूशन, और बैक एंड पे आपने कोई तैयारी करके रखी नहीं। और अब ये हो गया कि गांव में भी सब LPG पे डिपेंडेंट हो गए। जो पुरानी व्यवस्था थी वो सब चली गई है पुरानी, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि पहले इन्होंने LPG पे सबको डिपेंड किया, सबको डिपेंडेंट बनाया। क्यों? अडानी गैस को पूरे इंडिया में छाना था, ठीक है, हर जगह जो है पाइप लगा लगा के गैस सप्लाई कर रहे थे। तो आपने अपने बिजनेस इनिशिएटिव और अपने दोस्तों के बिजनेस इनिशिएटिव के लिए ऐसे कई काम किए जिसका आपने कोई होमवर्क पीछे बैकग्राउंड तैयार करके रखा। अब स्थिति ये हो रखी है कि बेचारे जो गैस एजेंसी चलाने वाले लोग हैं, जो सिलेंडर देने वाले हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, एकदम सुबह सुबह अंधेरे में आके वो आदमी डिलीवर करके गया। वो भी मैंने बोला गाड़ी कहाँ है, तो बोला गाड़ी ने 2 व्हीलर को छुपा के लेके आया।
कि गाड़ी जैसे आएगी तो लोग कहीं ये ना कर ले, तो ये स्थिति हो रखी है। अब आप ये बोलने जाओगे तो बोलेंगे पैनिक फैला रहे हो, बट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। लोगों के एक्शन ये है। गैस एजेंसीज वाले कितने घबराए हुए हैं आप ये देखिए। 3 दिन पहले तक पेट्रोल की किल्लत थी, सारे पेट्रोल पंप नागपुर में रस्सी लगा लगा के बंद कर दिए गए थे। अभी 2-3 दिन से सिचुएशन ठीक हुई है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये युद्ध यदि 6 अप्रैल के आगे खिंच गया, जो डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दिया या लास्ट डेट दिया है, तो तब समझ में आएगा, तब ये पूरी तरीके से एक्सपोज होंगे कि क्या बुरी हालत है। और मैं ये मानता हूं कि अकेले भारत की नहीं है, विश्व भर में ये हालत हो रही है। परंतु चाइना ने व्यवस्था की है। हमको हमेशा चाइना से अपने आप को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि आबादी एक बराबर है इंडिया और चाइना की। चाइना ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अपने बना के रखे हैं। चाइना ने जो है कभी भी अमेरिका के दबाव में आके रशिया से तेल लेना बंद नहीं किया है। चाइना ने जो है अपनी दूसरी व्यवस्थाएं करके रखी है। ईरान से, वेनेजुएला से अमेरिका कितनी भी गीदड़ भपकी देता रह गया, ये निरंतर उससे ऑयल गैस लेके इन्होंने अपने बहुत बड़ा रिजर्व जो है वो डेवलप करके रख दिया हुआ है। उनके ऑलरेडी इतने मैन्युफैक्चरिंग करके रखे कि उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को बोला है कि गो स्लो, थोड़े दिन अब फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग कम करो, इंडस्ट्रियल गैस ना बंद करके घरों की तरफ ध्यान दे रहे। तो इंडिया में तो आप ये भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी तो भाई फिर हमको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा कहां से। तो यहाँ पे आप एक्सपोज हो जा रहे हो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के उसमें आप एक्सपोर्ट करवाने के लिए फैक्ट्रीज को जो है गैस और सारी प्रोवाइड किए जा रहे हो। दूसरी बात, आप जो ये इन्फ्लेशन के दावे करते थे, ये हर बार बोलते थे 4% से नीचे इन्फ्लेशन है, 4.5% से नीचे, सब दावे कितने खोखले हैं और वो धीरे धीरे सामने आने लगे। जो IMF ने बोला था कि हमको भारत के स्टैटिस्टिक्स पे विश्वास नहीं है, वो चीजें अभी समझ में आएंगी। जब हम उस टाइम में बोलते थे तो लोग कमेंट में गालियां हमको लेते थे। आप समझ में थोड़े दिन अगर ये खिंच गया कि जो बार बार मैं बोलता था कि भारत के जो GDP ग्रोथ के या इन्फ्लेशन के डाटा जो ये सरकार दे रही है, इस पे बहुत ज्यादा मेरे को शक है, क्योंकि यदि इतनी GDP ग्रोथ, भारत कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है, 65% से ज्यादा GDP जो है कंजम्पशन से आता है। तो यदि 8% से इंडिया की GDP ग्रो हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 12% जो है वो कम से कम कंजम्पशन से आना चाहिए। तो इंडिया की जो मेन कंजम्पशन बेस्ड कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए, ITC देख लीजिए, डाबर देख लीजिए, ये कोलगेट देख लीजिए, इन सारी कंपनीज के रेवेन्यू तो नहीं बढ़ रहा उस स्पीड से, प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा, 1%, 1.5%, 2% से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो डाटा हमको इतने दिनों से दिखाया गया वो पूरे सब्ज बातें एक हवाई जो है वो बनाने का काम हुआ है। अब जो है वो खुल की चीजें एक एक करके सामने आनी चालू होंगी। आपने जो बोला कि पेट्रोल का और गैस का प्रॉब्लम दिल्ली में नहीं है, मेरे ख्याल से दिल्ली में पाइप्ड गैस आती है, LPG नहीं है शायद।